हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। माय नेम इज़ जयेंद्र तिवारी और आज इस वीडियो में नवंबर 2019 के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट लेकर आया हूँ। और इसमें मैंने नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़ और इकोनॉमिकल इश्यूज़ को कवर किया है। ओके। हमारी जो आने वाली परीक्षा है आरओ मेंस की, जो 17-18 फरवरी को होनी है, उसके लिए आप सितंबर से जितने भी सितंबर से करीब जनवरी तक का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करके जाना। आपको 80 to 90% जो क्वेश्चन होंगे आपके इन्हीं महीनों से मिलेंगे। ओके। तो ये मंथली करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसको आप सितंबर से आप सारे वीडियोस देख डालना जो कुछ भी मैंने अपलोड किया हुआ है। ओके। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल ही रहे हैं। ओके। उसमें पॉइंट फॉर्म में मैं सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देता हूँ। ओके। तो जो लोग भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप यूपी पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आपका पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, या यूपी ट्रिपल एससी है, आरओ है, तो आप निश्चित रूप से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपको योगदान मिलता रहेगा मेरे इन वीडियोस के द्वारा। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग नेशनल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय निगरानी रूपरेखा को मंजूरी दे दी गई है। जो जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं, जब आप इसको आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कौन कौन से एसडीजीज हैं, तो उनकी जो समय समय पर समीक्षा हो तथा उनमें सुधार लाने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है। कि जो हमारे जो गोल है, ये तो सतत विकास जो लक्ष्य है, तो ये अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना, और जो इनका कार्यान्वयन है तो उसमें कैसे सुधार लाया जाए, तो उस सबके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। और ये जो समिति होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जब भी कोई कमेटी बनती है तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो भी, वो यही होता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसकी अध्यक्षता जो है भारत के मुख्य सांख्यिकी विद तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव करेंगे। ठीक है। तो ये याद रखेगा इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। ओके। देन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 29 नवंबर 2018 को इसरो ने श्री हरिकोटा से कुल 31 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ओके। ये जो 31 उपग्रह हैं, ठीक है, इनमें से 30 जो है विदेशी उपग्रह हैं और इंडिया का एक उपग्रह है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हायसिस बोलते हैं। ठीक है, हायसिस। तो इस मिशन के तहत प्रमुख प्रक्षेपित उपग्रह का नाम है हायसिस। इसका फुल फॉर्म है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है, HYSIS शॉर्ट फॉर्म है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो हायसिस उपग्रह है, इसका वेट कितना है? 380 kg। और इसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है, तथा ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, भू अवलोकन उपग्रह है। ये जो हमारी पृथ्वी है उसका अवलोकन करेगा, है ना। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसकी कैटेगरी है। बाकी 30 जो सैटेलाइट हैं वो विदेशी सैटेलाइट है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, G20 का 13वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये अभी ब्यूनस आयर्स में संपन्न हुआ है। कहां पर? अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स सिटी है, वहां पर यह संपन्न हुआ है। 13वां शिखर सम्मेलन था। ठीक है। और इसका जो है इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। और इस सम्मेलन में भारत के शेरपा कौन थे? शक्तिकांत दास, जो कि अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि ये जो शक्तिकांत दास हैं, ये किस नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं, इनका नंबर क्या है? ठीक है, ये कमेंट में लिखकर बताइएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एग्जाम में, जो भी अभी एग्जाम होने हैं उनमें आरबीआई के गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास। ये जो है G20 में भारत के शेरपा भी थे। ओके। अभी G20 के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। G20 में टोटल 19 कंट्रीज आते हैं, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, इस मिला के ये जो है ग्रुप उसको बोलते हैं G20, है ना। तो ये इसका गठन किया गया आपके 1999 में, जब ये आर्थिक वित्तीय संकट चल रहा था, उस दौर में इसका गठन किया गया, जिससे कि जो आपस में ये कंट्रीज हैं अपने आर्थिक और वित्तीय मामलों में एक दूसरे को सहयोग करें। ये इसका मेन एम था, है ना। तो ये है 1919 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और अब देख लो, इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि 2022 में जो ये सम्मेलन होना है वो इंडिया में आयोजित होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले एक्चुअली 2021 में होना था, पर इसको 2022 में कर दिया गया है। अब 2021 में ये होगा इटली के अंदर।
ठीक है। तो ये 2021 में अब इटली में होगा, आपस में इन दोनों लोगों ने स्विचिंग कर ली है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा 2018 का हो गया। अब 2019 का कहाँ पर होना है? 2019 का होना है जापान में। सिटी का नाम है ओसाका। ये सब बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए, ट्रेन 18। ट्रेन 18 जो है ये 29 अक्टूबर, देखो डेट भी याद रखना, आजकल यूपी पीसी में डेट बहुत पूछ रहे हैं। तो 29 अक्टूबर 2018 को देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 का सफल परीक्षण किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रेन 18। ठीक है, ये एक हाईटेक ट्रेन है, ऊर्जा कुशल ट्रेन है तथा बिना इंजन के चलने वाली ट्रेन है। मतलब जैसे कि जो हमारी जो नॉर्मल ट्रेन देखते हैं आप, है ना, तो तमाम सारे रेल के डब्बे होते हैं, ठीक है, और इधर फ्रंट में आके आपको इंजन मिलता है ना। पर आप जो मेट्रो में देखोगे तो आपको वहां पे इंजन नहीं मिलता, आगे एक कैबिन होता है। मेट्रो ट्रेन देखी होगा आपने दिल्ली में, तो यहाँ पर कैबिन होता है, यही चालक रहता है और पीछे से लोग बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम वे ये जो ट्रेन 18 होगी उसमें भी इंजन नहीं होगा, ऐसे ही होगा। मतलब जैसे हमारा मेट्रो में होता है ना, आगे आपका चालक दल और पीछे से लोग बैठते हैं, तो इंजन नहीं होगा इसमें, बिना इंजन के चलने वाली ट्रेन है, जस्ट लाइक मेट्रो ट्रेन। हाँ, ओके। देन इसकी अधिकतम गति कितनी होगी? 160 किलोमीटर पर आवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, आपके स्टेटमेंट में दिया जा सकता है ना। अधिकतम गति कितनी होगी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जनवरी 2019 से चलने लगेगी। और किन दो स्टेशन के बीच ये संचालित की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भोपाल से दिल्ली। ठीक है, तो भोपाल और दिल्ली के बीच इस ट्रेन का संचालन होगा, ट्रेन 18 का संचालन। ठीक है, ओके। अब 1 अप्रैल 2020 से देश में भारत स्टेज 4 श्रेणी के वाहन की बिक्री तथा पंजीकरण नहीं होगा। एक ये सिंगल पॉइंट है। ठीक है, रीजन क्या है? इंडिया में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। अभी एक लिस्ट आई थी, उसमें टॉप के 15 जो सिटीज थे हमारे इंडिया गए थे वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन के मामले में। इसलिए जो है भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब जो है भारत स्टेज 4 है, जो BS4 है, ये 1 अप्रैल से इसके वाहन नहीं मिलेंगे और डायरेक्ट हम शिफ्ट हो जाएंगे BS6 पर। ठीक है, तो देश भर में 1 अप्रैल 2020 से BS6 उत्सर्जन नियम प्रभावी हो जाएंगे और इन्हीं को ही फॉलो करने वाली गाड़ियां बिकेंगी। ओके, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, फैजाबाद तथा इलाहाबाद मंडल, इनके नाम परिवर्तित हो गए। फैजाबाद का नाम क्या हो गया अभी? अयोध्या। और इलाहाबाद का नाम हो गया प्रयागराज। ठीक है, तो याद रखिएगा, इलाहाबाद का नाम एक्चुअली जो प्रयागराज से इलाहाबाद नाम अकबर ने रखा था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रयागराज था उसका नाम इलाहाबाद किसने रखा था, किस राजा ने रखा था? तो अकबर ने इलाहाबाद नामकरण किया था। ठीक है, प्रयागराज का। ओके, तो आगे का देखिए, ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम सरकार के सहयोग से मजूली द्वीप के लिए रोल ऑन रोल ऑफ रोरो सेवा की शुरुआत की गई। रोरो सेवा क्या होती है? जैसे ये दो प्लेसेस हैं, इनके बीच में जो है एक नदी वदी होगी, तो उसके ऊपर शिप के माध्यम से, शिप पर गाड़ियां वाड़ियां लोड करके उनको यहां से वहां पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो इसी को रोरो सेवा बोलते हैं। तो यह सेवा जो है नीमाती तथा मजूली द्वीप के बीच दी जाएगी। ओके, ये जो मजूली द्वीप है आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवराइन आइलैंड है ये, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ओके, तो अभी इसमें होगा क्या कि यार ये जो रोरो सेवा स्टार्ट हो जाएगी, इसकी वजह से बहुत फायदा होने वाला है। करीब 423 किलोमीटर की दूरी, जो रोड की दूरी है, वो घटकर करीब 12 किलोमीटर की हो जाएगी। मतलब जैसे आप यहां से यहां जाना हो आपको, तो आपको करीब 400 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, है ना, तो अब वो सिर्फ 12 किलोमीटर में आप कवर कर सकते हो। और ये एक शिप रहेगा, है ना, जो ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा, उस पर करीब 8 ट्रक लोड किए जा सकते हैं। 8 ट्रक प्लस 100 पीपल, 100 लोग इसमें सवार हो सकते हैं, इतना वेट ये सह सकता है ये पोत। ठीक है, तो ये है, आप इसको याद रखिएगा। ओके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर मंडल को पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है, और ये पहला मंडल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी का एग्जाम है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा पहला ऐसा मंडल है जिसको
खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो वो है सहारनपुर मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन देखेंगे अपन, ये जो है 13वां भारत जापान वार्षिक सम्मेलन हुआ है, ये टोक्यो में आयोजित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। एक एक जो भी पॉइंट लेकर आता हूं मैं इन वीडियोस में, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 13वां था ये भारत और जापान वार्षिक सम्मेलन, हर साल आयोजित होता है। तो ये टोक्यो में आयोजित हुआ है, इसमें नरेंद्र मोदी और शिंजो अबे, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, ठीक है। इन दोनों ने आपस में मीटिंग करी और करीब 32 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और मोदी तथा शिंजो अबे की 2014 के बाद से 12वीं बैठक थी, और इस साल मतलब 2018 की जो है 5वीं बैठक थी। तो काफी घनिष्ठ मित्र बन गए होंगे ये लोग तब तक। खैर, तो यह 32 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, बस इतना ही देख लो, बाकी 32 समझौते पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में 15% की वृद्धि की है। इसके पहले क्या था, ये जो निधि होती थी राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, इसमें 75% शेयर होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का और 25% शेयर होता था स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। पर अब क्या होगा, अब ये 90% हो गई है और स्टेट का शेयर सिर्फ 10% रह गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019। तो ये जो क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें सबसे टॉप पर कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका? आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पर है, देन आईएससी बैंगलोर है, और नंबर 3 पर है आईआईटी मद्रास। 3 याद रखिए, बहुत है। आईआईटी बॉम्बे टॉप पर है, ठीक है, आईसी बैंगलोर, देन आईआईटी मद्रास। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में अंत्योदय योजना के तहत किस ग्राम को सर्वश्रेष्ठ ग्राम का पुरस्कार मिला है? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम का पुरस्कार मिला है कुलगोड। कुलगोड जो ग्राम है ये कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। कर्नाटका में बेलगावी नामक जिला है, बेलगावी, तो वहां पर ये स्थित है। घाट प्रभा नदी आपने पढ़ी होगी, घाट प्रभा नदी, ठीक है। तो घाट प्रभा नदी के तट पर ये कुलगोड ये गांव स्थित है, ठीक है। करीब 7,000 लोगों की यहाँ पर आबादी है इस गांव में, और काफी सारी सुविधाएं हैं इस गांव में। 2 तो आपके नेशनल बैंक के ब्रांचेस हैं इस गांव के अंदर, ठीक है। आपको मतलब एक आपका बीएसएनएल का भी यहाँ पे ऑफिस है, गवर्नमेंट स्कूल है, पशु चिकित्सालय है, प्राथमिक सेवा केंद्र है, एटीएम सर्विस उपलब्ध है यहाँ पर। और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो कृषि पर आधारित है, ठीक है। नदी का पानी खूब मिलता है, इसलिए ये गांव काफी स्वच्छ भी है ना, और हरा भरा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी वजह से ये गांव काफी विकसित माना गया है। सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार इसको दिया गया है, कुलगोड, कर्नाटका में, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? सिंगल पॉइंट है ये, इसको याद कर लीजिए। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जाएगी। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं नहीं हम पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मैं नहीं हम, ठीक है, ये पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया है। और इसका पर्पस क्या है? ये सेल्फ फॉर सोसाइटी थीम पर काम करेगा, सेल्फ फॉर सोसाइटी, ठीक है। क्या करेगा ये? प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों और संगठनों को सामाजिक सरोकारों तथा समाज सेवा से जुड़े उनके प्रयासों को एक साथ लाने हेतु मंच प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े जो कारोबारी हैं और तमाम सारे जो एनजीओ वगैरह हैं, इन सबको एक एक पोर्टल पे ले आए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं, जिससे कि ये लोग एक जुड़ के काम करें समाज सेवा के लिए, तो और अच्छे रिजल्ट आए। तो ये है इसका पर्पस, मैं नहीं हम, मतलब एक बंदा, जैसे लाइक एक कोई कंपनी है, ठीक है, तो वो एक अलग काम कर रही है, तो वो मैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, आप मैं मत करो, आप सब लोग आके जुड़ जाओ, सारी कंपनी मिल के काम करो, तो वो हम, ठीक है, मैं नहीं हम पोर्टल, ठीक है। आप समझ गए ना, तो समझ गए होंगे। ओके, अभी इंटरनेशनल इश्यूज देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समुद्र पर निर्मित विश्व का सबसे लंबा पुल, ये कहां पर बनाया गया? चीन में बनाया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसका शुभारंभ किया है। ओके, लंबाई कितनी है? 34 मील लंबाई है, करीब 54.78 किलोमीटर की लंबाई है। समुद्र पर सबसे लंबा पुल है, और ये किस किस को जोड़ता है? हांगकांग, मकाऊ तथा एक चीनी शहर है झुआई, तो इन तीनों को जोड़ता है। हांगकांग, मकाऊ तथा चीनी शहर जुआई को ये जोड़ता है।
इतना याद रखिए। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा कितनी, 54.78 किलोमीटर। ओके। इसके बाद ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, विभिन्न प्रकार की सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा, पलाऊ। पलाऊ एक जो है, एक आइलैंड कंट्री है, वेस्टर्न जो आपका पैसिफिक ओशियन है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये एक आइलैंड कंट्री है। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो है सनस्क्रीन है तमाम सारी, जो जैसे जो आप जब देखा होगा आपने, जब बीचेस पे जाते हो, जैसे गोवा वोवा ट्रिप करने जाओगे तो लोग बीच पर धूप लेते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वो लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, जिससे सन बर्न ना हो, स्किन बर्न ना हो। ठीक है। तो दिक्कत क्या है कि ये जो सनस्क्रीन होती है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वो पानी में मिल जाते हैं, और फिर जो कोरल्स है ना, कोरल्स हैं, जो मूंगा मूंगा चट्टान है, उनको बहुत क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है। तो ये रिसर्च में आया है कि ये जो है, इन सनस्क्रीन के जो केमिकल्स हैं, ये इन जो है कोरल रीफ्स को डैमेज करते हैं, इसलिए पलाऊ ने इस पर बैन लगा दिया, और ये पहला देश है। ठीक है। और इसमें क्या है कि जो ये जो पलाऊ नेशन है, ये काफी ज्यादा इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा सचेत रहता है ना। इसमें जो है, जब पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो पेरिस समझौते पर जो सबसे पहला देश था जिसने हस्ताक्षर किए थे, वो था फिजी आइलैंड, और दूसरा देश था पलाऊ। तो इसी से आप समझ रहे हो कि ये कितना ज्यादा जागरूक है इन्वायरमेंट के लिए, तो इसलिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, आपके पेरिस समझौते पर पहला देश कौन था जिसने हस्ताक्षर किए थे, फिजी, दूसरा पलाऊ। ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। तो ये जो चौथी आपकी औद्योगिक क्रांति है, ये आपका जो तकनीकी है ना, इसका डेवलपमेंट, इंटरनेट है, 3D प्रिंटिंग है, इन सब चीजों को एक चौथी औद्योगिक क्रांति का नाम दिया है। और ऐसे जो केंद्र है, ये चौथा केंद्र है पूरे विश्व में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसका शुभारंभ किया है। इसके पहले सैन फ्रांसिस्को पहला था यूएसए में, टोक्यो नंबर 2 सेकंड था, और बीजिंग नंबर 3 था। ठीक है। तो 3 औद्योगिक केंद्र की शुभारंभ हो चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। चौथा है वो हमारा नई दिल्ली। ठीक है। ओके। अभी देखो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला जापान कौन सा देश बन गया है। जापान ने भी जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इस पर हस्ताक्षर किए, और ये 71वां देश बन गया है। ठीक है। हस्ताक्षर करने वाला 71वां देश है, और पुष्टि करने वाला 48th कंट्री है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आपका ये जो आपका आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी घोषणा कहाँ करी गई थी, जो पेरिस में समिति हुई थी, COP21 में जो है 2015 में इसकी घोषणा की थी, किसने, मोदी ने। और जो वहां पे आपके फ्रांस के राष्ट्रपति थे ओलांद, मोदी तथा ओलांद ने मिलकर इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी थी। ठीक है। तो यही है, और इसमें करीब 121 देश इससे जुड़ चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। देन भारत ने किस देश के साथ सितवे बंदरगाह के संचालन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो देखो यार, ये सितवे बंदरगाह है, ये कहाँ का है, म्यांमार का बंदरगाह है। ठीक है। तो अब सितवे बंदर का संचालन में इसका भारत का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, ये याद रखना। ठीक है। म्यांमार, सितवे बंदरगाह कहाँ पर है, म्यांमार में। ओके। देन देखो, शंघाई सहयोग संगठन SCO, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों की 7वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई, अस्ताना में। अस्ताना मतलब कजाकिस्तान में। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका SCO है, इसमें जो 8 सदस्य हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, इसके 8 मेंबर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, इंडिया पाकिस्तान अभी हाल ही में ऐड हुए हैं। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान, इसके बाद आपका चीन तो है ना, फिर रूस है, रसिया है। ठीक है। तो ये 4 ऐसे याद रखो, इंडिया पाकिस्तान अभी ऐड हुए, और चाइना और रशिया, ये 4 हो गए। इसके बाद आगे सेंट्रल एशिया की 4 कंट्रीज हैं, वो याद रखो, आपका ताजिकिस्तान है, पूछा जा सकता है, ताजिकिस्तान है, इस कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक। तो याद रखो, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, बाकी 4 मिला के टोटल हो गए 8। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, SCO का हेडक्वार्टर, वो है बीजिंग में, चाइना में। ठीक है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1996 में SCO की स्थापना की गई थी। ओके। अभी देखो, भूटान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं लोटे शेरिंग। लोटे
शेरिंग भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2017-18। देखो यार, इंडेक्सेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे अभी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में, तो इस बार एग्जाम में भी आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये इंडेक्सेस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2018 ये जो है किसके द्वारा जारी होता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी होता है। ओके, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी होता है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें शीर्ष स्थान किसको दिया गया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें जो है कुल 12 फैक्टर्स देखे जाते हैं। 12 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? वहां पर इस देश के अंदर उच्च शिक्षा कैसी है, बाजार मार्केट की कंडीशन कैसी है, वहां का बुनियादी ढांचा कैसा है ना, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कैसा है ना, वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है, व्यापार करने के लिए वहां पे कंडीशंस कैसी हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसा है, स्वास्थ्य के कंडीशन कैसी है ना, वहां पर कुशल श्रम अवेलेबल है कि नहीं है ना, कच्चा माल उपलब्ध है, माल उपलब्धता है कि नहीं। इस तरीके के 12 फैक्ट्स होते हैं और इन पर बेस होके इनको कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो शीर्ष स्थान मिला है किसको? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को। सेकंड नंबर पर है सिंगापुर, ठीक है। अब देखो भारत का क्या सीन है भैया, भारत की 58वीं रैंक है, 58th रैंक आई है 2018 में, जबकि 2017 में इनकी 40वीं रैंक थी। 18 पायदान नीचे आ गए ये लोग वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, हमारा इंडिया, ठीक है। अगर हम पड़ोसी मुल्कों की बात करेंगे तो आपका श्रीलंका ये है 85 रैंक पर, श्रीलंका 85 रैंक पर है ना। आपका जो बांग्लादेश है वो 105 रैंक पर है, और हमारा जो पाकिस्तान है वो 107 पर है ना। तो ये जो हमारे पड़ोसी देश थे, आपका नेपाल भी देख लो बच गया, तो नेपाल जो है 109 पर है, ठीक है। तो ये तो वही है, वो सारे हैं जो हमसे पीछे हैं। श्रीलंका 85, बांग्लादेश 105, उससे 2 पायदान पीछे हैं आपके पाकिस्तान 107, नेपाल 109। अभी जो हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना मेन, वो कितनी रैंक पर है? वो 28 पर है ना। अगर आप ब्रिक्स में देखेंगे, ब्रिक्स कंट्रीज में, तो आपका जो है सबसे पहले ब्राजील देखो, ब्राजील की रैंकिंग है 72, ब्राजील 72 पर है। आपका रशिया जो है 43 पर है, रशिया 43 पर है। इंडिया आपका 58 पर है, ठीक है। चाइना किस पे है? चाइना है 28 पर। और आपका साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है आपका 67 रैंकिंग पर, ठीक है। आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, पर मेन इंपॉर्टेंट यही है, शीर्ष स्थान यूएसए, सेकंड सिंगापुर, और इंडिया की रैंकिंग 58, ठीक है। ओके, फोर्ब्स की भारत की 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पहला स्थान मिला है मुकेश अंबानी को, और इनकी जो संपत्ति है वो है 47.3 बिलियन US डॉलर, ठीक है। सेकंड नंबर पर है अजीम प्रेमजी हैं, इनकी 21 बिलियन US डॉलर है। ओके, तो इतना याद रखिएगा। इसके बाद ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं विकास पहल द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2018 के अनुसार विश्व में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या के संदर्भ में विश्व में शीर्ष देश कौन सा है? भारत। बहुआयामी गरीबी मतलब बहुत सारे आयाम में जब आप गरीबी को नापेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा गरीब लोग आपको कहाँ मिलेंगे? भारतवर्ष के अंदर, ठीक है। और भारत में भी जो सबसे गरीब जिला है ना, भारत का सबसे गरीब जिला जो है, ये भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये अलीराजपुर, अलीराजपुर ये MP में है, भारत का सबसे गरीब जिला MP में। यहाँ की 76% पॉपुलेशन गरीब है। ओके, तो ये है। इसके बाद आपका जो है भारत सबसे ज्यादा है गरीब, इसके भारत से मतलब भारत से कम सेकंड नंबर पे गरीब मिलेंगे आपको नाइजीरिया में, सेकंड नंबर पर गरीब मिलेंगे। देखो हमारे साथ क्या है, हमारी तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए संख्या ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे मिलेंगे नाइजीरिया में, थर्ड नंबर पे मिलेंगे इथियोपिया में, ठीक है। और इसके फोर्थ नंबर पे मिलेंगे पाकिस्तान में, ठीक है, सबसे ज्यादा गरीब। तो ये चीजें हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिकल इश्यूज क्या क्या है। आर्थिक परिदृश्य में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले थे, जैसे हाल ही में जारी CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रत्यक्ष कर के आंकड़ों के पिछले 4 वित्त वर्षों के दौरान दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। 2014 से लेकर आज तक ये जो इनकम टैक्स के जो रिटर्न दाखिल किए जाते हैं उनमें 80% से अधिक की वृद्धि हुई है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट कहेंगे आप
इस गवर्नमेंट के लिए। आपका जो है 2013-14 में जो दाखिल हुए थे आयकर रिटर्न वो थे 3.31 करोड़, ठीक है। और अभी जो है 2017-18 में 5.44 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट, ओके, याद रखिएगा। इसके बाद जीएसटीएन, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क बोर्ड में कुल निदेशकों की संख्या कितनी होगी? 11 निदेशक होंगे जीएसटीएन के अंदर, ठीक है। जीएसटीएन बोर्ड में 11 निदेशक होंगे, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। रिटेल क्षेत्र की अग्रणी कंपनी वॉलमार्ट भारत के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के प्रयास के तहत अगले 5 वर्षों में 25 बिलियन करीब 180 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए कौन सी कंपनी है जो भारत में निवेश करेगी? वॉलमार्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद हाल ही में आरबीआई के द्वारा बैंक एसएलआर नियम को सरल किया गया है। अब तरलता संकट से निपटने के लिए बैंक एसएलआर में रखी अपनी जमा पूंजी से कितने प्रतिशत निकाल सकते हैं? ठीक है, 15% तक जो बैंक एसएलआर में अपनी पूंजी को जमा करके रखती है उसका 15% निकाल सकते हैं लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए। ये अभी एसएलआर में जो है छूट दी गई है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद एयरटेल अफ्रीका, ये एयरटेल अफ्रीका जो है ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड की सहायक कंपनी है अफ्रीका के अंदर। उसमें जो है 1.25 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा, ठीक है। तो 6 कुछ कंपनीज हैं, वैश्विक निवेशक हैं 6, वो लोग एयरटेल अफ्रीका में 1.25 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, खैर जैसे बता दिया, याद रखिएगा। ओके, तो ये जो है आपके नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिकल इश्यूज हो गए। नेक्स्ट वीडियो में जो जल्दी ही अपलोड करूंगा, जो एग्जाम बहुत पास में है, तो उसमें आपको जो है डिफेंस रिलेटेड और बाकी भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोशिश करूंगा सेकंड वीडियो में ही पूरा नवंबर आपका कवर हो जाए, ठीक है। इसके बाद दिसंबर करना है और जनवरी करना है, एग्जाम बहुत पास में है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दीज मंथ्स एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूस अल्टरनेट अपलोड करता रहूंगा। मोस्टली 10 से 12 वीडियोस हो जाएंगे। तो आपको जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो भाई महीने का जो भी नेशनल है, इंटरनेशनल इशूज है, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो शायद नहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे, पर मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो रैंडम होते हैं क्वेश्चन, और जो उसमें सिर्फ मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों को करते रहिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है मंथली करंट अफेयर्स करने का, तो कोई बात नहीं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसको बहुत सीरियसली देखना। और पीडीएफ जो है, कोई भी हो, मेरे करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो आपको जो एफबी ग्रुप है मेरा, टारगेट यूपीपीएससी 2019, इसमें मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। या टेलीग्राम ग्रुप भी है, गेट सर्कल डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। इन दोनों के लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का और एफबी ग्रुप का, ठीक है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गेट सर्कल, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।